हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे राष्ट्र संघ के बारे में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्र संघ। तो पहला टॉपिक लिखना राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ। और दूसरा हम टॉपिक देखेंगे राष्ट्र संघ, इसको बोलेंगे लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ से पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्र संघ क्या है, लीग ऑफ नेशंस। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में। ये कब अस्तित्व में आया था? 1920 में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना, 1920 में अस्तित्व आया। और क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला, तो 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया। तो भविष्य में इस प्रकार का कोई युद्ध ना हो, इतना भयंकर कोई युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए, एक ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक संगठन अस्तित्व में आया जिसको नाम दिया गया राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। तो परंतु ये संगठन क्या रहा? एक प्रकार से असफल रहा, ठीक है ना। क्या रहा? असफल रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया। फिर भी इसने किसके? यूएन के गठन का आधार तय करा, ठीक है ना। और कुछ समय तक तो शांति बनाए रखी। तो इसको यूएन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती संगठन। तो पहला पॉइंट लिखना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था। ये 1919, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया, ठीक है ना। तो पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस किसके बाद अस्तित्व में आया, तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 के बाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना इसका जो उद्देश्य क्या था, पहले इसका मुख्यालय लिख लेते हैं। मुख्यालय जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा में था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, इसमें देखो वर्ष 1939 तक कितने सदस्य थे? 63 सदस्य हो गए थे। तो कुल सदस्य, ठीक है ना, 63 हो गए थे 1939 तक, 1939 तक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। लीग ऑफ नेशंस के निर्माण में, इसकी स्थापना में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का अहम योगदान था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। तो लिखना, लीग ऑफ नेशंस के निर्माण में, की स्थापना में लिख सकते हो, की स्थापना में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ये नाम याद रखना, वुडरो विल्सन। इनको नोबेल भी मिला था शांति का। फिर वुडरो विल्सन का
अहम योगदान था, अहम योगदान था। ठीक है, देखो ध्यान रखना अमेरिका इन 63 देशों में शामिल नहीं है, ठीक है ना, ये भी लिख लेना। इसकी असफलता का एक कारण ये भी रहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं रहा, इसका सदस्य ही नहीं बना हुआ इस संगठन में। ठीक है, ये इसकी एक असफलता का कारण था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। परंतु क्या हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी के उससे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो ये क्या रहा? असफल रहा। ठीक है ना, असफल रहा, असफल रहा। ठीक है ना, परंतु ये ध्यान रखना, इसको संयुक्त राष्ट्र यूएन का क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संगठन। यह लीग ऑफ नेशंस, नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संगठन था। यानी वर्तमान में जो काम किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। उससे पहले ये काम शांति स्थापित करना किसका था? लीग ऑफ नेशंस का। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? ये पूर्ववर्ती। पूछ लिया जाता 1946 में इसको, 18 अप्रैल 1946 को पूर्णतः भंग कर दिया गया, और इसकी जो बिल्डिंग वगैरह या संपत्ति थी या इसकी जो भी जिम्मेदारी थी सब किसको ट्रांसफर कर दी गई? संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो लिखना 18 अप्रैल 1946 को, 46 को राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी संपत्ति एवं जिम्मेदारियों को, एवं जिम्मेदारियों को, जिम्मेदारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, यूएन, जिसको क्या बोलते हैं हम? यूएनओ, यूएनओ को सौंप दिया गया, दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो अब हम, हमारा आज का मेन टॉपिक क्या रहेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, मुख्य टॉपिक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। परंतु उसको समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका मुख्यालय पूछ लिया जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां पर था? जेनेवा में था। ठीक है ना, कौन देश इसमें शामिल नहीं था? अमेरिका इसका सदस्य देश नहीं था। जबकि स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? वुडरो विल्सन ने। इनको नोबेल भी मिला था, पीस, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रखना, राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। ठीक है ना, तो इसको नोट करें, फिर हम मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अब लिखना मेन टॉपिक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूएनओ, यूएनओ। ठीक है ना, तो हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिक जाने तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना। ठीक है, ये तारीख याद रखना, अभी बताएंगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से। 24 अक्टूबर
1945, 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता? 24 अक्टूबर को ही प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता। इंपॉर्टेंट दिवस है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है कि इसका क्या, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय याद रखना, मुख्यालय पूछा जाएगा कहां पर है तो आप आंसर देना न्यूयॉर्क, ठीक है ना। और मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है आपको इसके बारे में कि इसमें कुल देश कितने, कुल देश वर्तमान में इसमें कुल देश कितने हैं? 193, 193 देश, ठीक है ना। और 193वां देश अगर पूछा जाए तो दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान 2011 में, समझ में आया ना। एक सूडान अफ्रीका महाद्वीप में एक देश था, वो टूटा दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान में। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। तो ये पॉइंट अभी तक याद रखना, ठीक है। सदस्यों के बारे में एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि जो संस्थापक सदस्य देश थे, संस्थापक सदस्य देश वो थे 51, ठीक है ना, 51। इनको 50+1, ठीक है ना। अभी समझाएंगे क्यों, क्योंकि 51वां देश कौन सा था? पोलैंड, पोलैंड 51वां देश था जिसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हिस्सा तो नहीं लिया था। कितने देशों ने हिस्सा लिया था इस सम्मेलन में? अभी बताएंगे। 50 देश थे, उसमें पोलैंड नहीं था, परंतु बाद में हस्ताक्षर करके संस्थापक सदस्य ही बन गया। नहीं लिया, परंतु बाद में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर कर संस्थापक सदस्य बन गया, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। सदस्य देशों से संबंधित क्वेश्चन में या एक याद रख सकते हो कि एक बार क्वेश्चन आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छोटा सदस्य देश कौन है? तो नौरू, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, नौरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नौरू संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छोटा सदस्य देश है। वैसे दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो इसका यूएन का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो लिखना दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसका सदस्य नहीं है। नहीं तो सबसे ये क्वेश्चन आता ही क्यों फिर, ठीक है ना। नौरू वाला अगर ये वेटिकन सिटी होता, सदस्य नहीं है। ताइवान भी नहीं है, ठीक है ना, ताइवान भी नहीं। चीन ताइवान को भी नहीं बनने देता सदस्य, ठीक है ना।
ताइवान भी नहीं। तो ये दो देश पूछ लिए जाते हैं सदस्य हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो इतना पहले याद रखना। देखो अब इसमें जो याद रखना है हमको, ठीक है, अब हमें इसकी आधिकारिक भाषाएं याद रखनी है। यूएन की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? आधिकारिक भाषाएं तो कितनी है? 6, ठीक है। उस 6 में से नाम याद रखना, अंग्रेजी, फ्रेंच जो फ्रांस की है, ठीक है, रशियन, ठीक है, और चीनी भाषा जिसको मंदारिन बोलते हैं, ठीक है, चीनी, और स्पेनिश और अरबी, ठीक है ना। ये इसकी क्या है? ऑफिशियल भाषाएं कितनी? 6। फिर पूछ लिया जाता परंतु कार्य दो कौन सी भाषाओं में होते हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच में, ठीक है ना। तो कार्यकारी भाषाएं क्या है? ये कार्यकारी भाषाएं वो है अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है ना। तो ये पहले बेसिक है किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसमें हमने स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, मैनहट्टन द्वीप पर। मुख्यालय बनाने के लिए एक जमीन दी थी किसने? एक रॉकफेलर था, उसने अपनी जमीन दान की थी 17 एकड़। कुल देश कितने? 193। संस्थापक सदस्य कितने हैं? 51, 50+1। पोलैंड बाद में जुड़ा। नोरू सबसे छोटा सदस्य देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसका सदस्य नहीं है, ताइवान भी इसका सदस्य नहीं है। आधिकारिक भाषाएं इसकी कितनी है? 6 है, ये लिख दी गई है। और कार्यकारी भाषाएं जिनमें काम होता है वह केवल 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। अब इसकी कहानी समझो। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों अस्तित्व में आया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, नहीं तो कौन सा संगठन चल रहा था इसकी जगह? राष्ट्र संघ। तो उसके बाद जो अमेरिकी प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ये सबसे पहले कहां पर मिले थे? एक अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत पर मिले थे, एक समुद्री जहाज पर मिले थे। वहीं पर उन्होंने क्या एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे जिसको बोला जाता है अटलांटिक चार्टर, ठीक है ना, कि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई भी ऐसी घटना ना हो, दुनिया में पीस कायम करें, शांति स्थापित करने के लिए ये संगठन अस्तित्व में आया, ठीक है ना। तो इसकी पृष्ठभूमि के लिए हमें 2 प्रमुख बातें याद रखनी है। एक अटलांटिक चार्टर 1941 जिस पर 14 अगस्त 1941 को हस्ताक्षर हुए, और एक जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ठीक है ना। तो ये दोनों ही याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र है क्या? ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? ये पॉइंट ले सकते हो। सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन जो मैं पढ़ा चुका हूं, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है ना, UN। सबसे पहले बेसिक इतना याद रखना, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां है, कुल देश कितने, सदस्य संस्थापक सदस्य देश कितने थे, ठीक है। नोरू सबसे छोटा देश है जिसका सदस्य है। अब देखो हम इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ध्यान देना। अब देखते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि कि ये कैसे अस्तित्व में आया। पृष्ठभूमि, ठीक है, पृष्ठभूमि। तो क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का आधार क्या था, ठीक है ना, इसके जनक का आधार, इसके जन्म का आधार।
तो पहला लिखना एटलांटिक चार्टर, एटलांटिक चार्टर, चार्टर, ठीक है। ये बात है 14 अगस्त 1941 की, ठीक है ना, 14 अगस्त 1941। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहां पर मिले? अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत पर मिले, एक जहाज पर मिले, ठीक है। और वहीं पर एक चार्टर पर हस्ताक्षर कर रहे जिसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। और अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करें, ठीक है ना। ध्यान देना, इसका उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना। तो अटलांटिक चार्टर को, अटलांटिक, यह आया हुआ सवाल है, अटलांटिक चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का आधार बना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अटलांटिक चार्टर, कौन सा चार्टर? अटलांटिक चार्टर। इसके जन्म का सूचक यही है, अटलांटिक चार्टर। दूसरा जो पृष्ठभूमि में हमें याद रखना है पॉइंट, वो याद रखना है आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, ठीक है ना, 1945। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में ये जगह है, ठीक है। तो इसी पर कितने 50 देशों की मीटिंग, ठीक है ना, मीटिंग हुई और कितने देशों ने हस्ताक्षर करे? 50 देशों ने हस्ताक्षर करे। किस पर? यूएन चार्टर पर, ये जो चार्टर था। और बाद में किसने करे? पोलैंड ने। तो बाद में पोलैंड ने, ठीक है ना। तो संस्थापक कितने देश रहे? 51, ठीक है ना। तो संस्थापक देश कितने हुए? संस्थापक देश रहे 51, पोलैंड सहित। पोलैंड को भी संस्थापक देशों की उसमें माना जाता, हालांकि हस्ताक्षर इसने बाद में करे थे, हिस्सा नहीं लिया था। तो ये दोनों याद रखने की तुम्हें, किसके बारे में? यूएन के बारे में। अब हम यूएन के प्रमुख अंगों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ये काम कैसे करता, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लें पहले इसका। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको अच्छे से याद करना आप, ठीक है। अब देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग या भाग। हेडिंग लिखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, ठीक है ना, प्रमुख अंग। तो वर्तमान समय में कितने अंग है? 6, जिनमें से 5 अब भी एक्टिव है, एक थोड़ा इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। वैसे कुल अंग कितने हैं? 6 अंग आज भी 6 ही है, ठीक है ना। एक अंग थोड़ा आजकल निष्क्रिय है। तो
इनमें हम पहले देखेंगे नाम इनके। सबसे पहले याद रखना आम सभा, या इसको महासभा भी बोलते हैं, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। दूसरा जो इसका एक अंग है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 3 याद रखना है आपको सामाजिक और आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद, ठीक है, इसको इको लिख सकते हैं, ECOSOC। नंबर 4 आपको याद रखना है न्यास परिषद, न्यास परिषद, या इसी को ट्रस्टीशिप क्या बोलते हैं, इसका याद रखना ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी याद रखना। नंबर 5 जो अंग है वो याद रखना है आपको, ये सचिवालय, ठीक है, और नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, ठीक है ना, ICJ। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब देखो इनमें ध्यान रखना इन पांचों का मुख्यालय, ठीक है ना, इन पांचों का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका, और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये रखना पीस पैलेस, पीस पैलेस दी हैग, नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है ना, नीदरलैंड। और बाकी जो 5 हैं, बाकी के पांचों का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है। इनके मुख्यालय याद हो गए। तो याद रखना इनमें पांचों का ऊपर वालों का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और लास्ट वाले का पीस पैलेस, शांति पैलेस, दी हैग एक शहर है, दी हैग, हैग शहर है इसका नीदरलैंड का, वहां पर है इसका अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन से 6 अंग हैं इसके, आम सभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, या ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको बोलेंगे, सचिवालय, सेक्रेटरीज, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट की भाग की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम आम सभा या महासभा या आम सभा, ठीक है ना, आम सभा। देखो सबसे पहले ध्यान रखना इसको विश्व की क्या बोला जाता है, ये संसद की तरह काम करती है, इसको विश्व की क्या बोला जाता है, विश्व की संसद। ये पार्लियामेंट जो संसद के काम होते हैं किसी देश में, वही काम संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कौन करती है, महासभा, ठीक है, विश्व की संसद कहा जाता है, पहला फैक्ट, ठीक है ना। इसमें सदस्य कितने होते हैं, जो यूएन के टोटल सदस्य हैं वो सब महासभा में बैठते हैं, ठीक है ना। तो यूएन के सभी सदस्य शामिल है इसमें, यानी 193, ठीक है ना, इसमें कितने 193। देखो प्रत्येक सदस्य देश किसी भी उसके लिए अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता, इसमें कितने व्यक्ति भेज सकता, 5 अधिकतम, परंतु उनकी वोट एक ही काउंसिल में होगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक सदस्य देश अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु उनका मत एक ही होगा,
ऐसा नहीं है कि किसी प्रस्ताव पर 5 अलग अलग वोट डालें, 5 काउंट होंगे, एक ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा इसी में याद रखना महासभा के बारे में कि इसके जो मुख्य काम होते हैं, जो मुख्य निर्णय होते हैं, वो 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। मुख्य प्रस्ताव, मुख्य या महत्वपूर्ण बोल सकते हो, महत्वपूर्ण प्रस्ताव 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है ना। और साधारण प्रस्ताव है कोई तो वो साधारण बहुमत से, साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमत से, बहुमत से। ठीक है ना, कि जिसकी वोट ज्यादा है उसी के पक्ष में पास हो जाएगा। ध्यान देना, जो मुख्य काम होते हैं, जैसे किसी नए सदस्य को नियुक्ति देना, ठीक है ना, बजट 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 पेश करना, यूएन का बजट, ये किसके काम है, इसके। जैसे नए सदस्य की नियुक्ति, नए सदस्यों को शामिल करना, कि किसी देश को इसमें एंट्री देनी है नहीं देनी, शामिल करना। ठीक है, शामिल करना इसका काम है। दूसरा बजट, बजट पेश करना। ठीक है ना, और करना इसके काम है, इसके कार्य हैं, कार्य हैं। ठीक है, और याद रखना कि यूएन महासचिव या संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करना, नियुक्ति करना, ठीक है ना, किसकी सलाह पर, सुरक्षा परिषद की सलाह पर, जो दूसरा वाला पार्ट है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, ये इसके क्या है, मुख्य काम है। देखो यूएन, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला, महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की। ठीक है ना, तो लिखना, इसको नोट करें पहले, फिर लिखते हैं इसके बारे में। नोट करें पहले इसको, जब लिखते हैं इस पॉइंट को। इसी में लिखना, अभी यही टॉपिक है, यूएन महासभा। तो यूएन महासभा की पहली, पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। ठीक है ना, महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखना। तो महासभा के क्या काम थे, महासभा के, महासभा का काम था बजट पेश करना, ठीक है, और नए सदस्यों को शामिल करना, ये प्रस्ताव इसमें, या संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करना। ठीक है, इसको विश्व की क्या बोलते हैं, ये संसद की तरह काम करते हैं, पार्लियामेंट की तरह, तो विश्व की संसद बोला जाता। ठीक है, अब देखो बजट में सबसे ज्यादा, बजट में सबसे ज्यादा योगदान, योगदान किन देशों का रहता, देखो अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान देता, इसके लिए यूएन के लिए सबसे ज्यादा फंड, इसलिए इसकी ज्यादा चलती भी है इसमें। ठीक है ना, अमेरिका पहले पर है, दूसरे पर चीन, चीन के बाद जापान। ठीक है ना, भारत भी देता है इसके लिए फंड, कभी कभी इसका रैंक 20 के आसपास, 21 या कभी कभी 10 में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। ये विश्व की क्या है, संसद की तरह काम करती है। ठीक है, इसको नोट करें। फिर हम बात करेंगे इसके दूसरे अंग सुरक्षा परिषद के बारे में, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।
और याद रखना महासभा का जो भी अध्यक्ष बनता है, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लेना, जो भी महासभा का अध्यक्ष बनेगा, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित ही बनी थी, तो उनका कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष के लिए? हर सत्र के लिए, हर वर्ष नहीं चुनी जाएंगी, ठीक है, यह चुना जाएगा या चुनी जाएंगी। तो इसका महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता? 1 वर्ष, ठीक है। अगला नोट, अगला पॉइंट लिखना, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और सबसे पहले लिखना इसके बारे में कि इसका काम क्या है? दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो दुनिया में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, इसके प्राथमिक कार्य यही है, करना, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये काम किसका होता है? पुलिस का। तो इसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है ना, पुलिसमैन कहा जाता है। सबसे ज्यादा एक्टिव यही है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र का सबसे क्रियाशील या एक्टिव अंग, ठीक है। यह भी पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें जो इसका पार्ट है सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल 15 देश हैं। कितने? सुरक्षा परिषद में परिषद के सदस्य कितने हैं टोटल? 15, ठीक है ना। और ये 15 को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। देखो 15 टोटल है और ये 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक तो है स्थायी सदस्य, स्थायी, और एक अस्थायी। स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 5, ठीक है, और इनकी संख्या है 10, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 15। इन 5 का नाम याद रखना, जिनको P5 पावरफुल नेशन, ठीक है ना, जिसमें अमेरिका, ठीक है, और रूस, ग्रेट ब्रिटेन या कहीं कहीं यूके, आपको यूके लिखा मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, यूके, चीन और फ्रांस। तो 5 इसके परमानेंट सदस्य हैं, जिनको P5 कहा जाता है। क्या कहा जाता? P5, ठीक है। तो अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये 5 क्या हैं? यूएन के परमानेंट सदस्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए। यूएन महासभा में वोटिंग होती है कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। जिसमें इसमें नियम है कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप से कितने होंगे? अफ्रीका महाद्वीप व एशिया को मिलाकर, एशिया महाद्वीप, तो इनसे चुने जाएंगे 5 सदस्य। कितने? 5, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से, देखो अफ्रीका से मोस्टली 3 चुने जाते हैं और एशिया से 2, ठीक है ना। तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो 5, 3 और 2 याद रखना, ठीक है। तो टोटल 5। इसी में अगला पॉइंट याद रखना, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है,
दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से कितने आते हैं? केवल 2 देश। तो 5 और 2 कितने हो गए? इसके सामने लिख देते हैं 7। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, ठीक है ना। तो इनसे आता है कितना? 1 और इनसे आते हैं 2, ठीक है ना। तो कितने टोटल? 10। सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य रहा है जापान। कौन रहा है? देश पूछा जाए तो आंसर देना जापान। अब तक कितनी बार? 12 बार। 12 बार चुना जा चुका वह अस्थायी सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, सबसे भारत कितनी बार है? भारत 8 बार। अभी 8वीं बार चुना गया था, 8वीं बार अभी 2021 में, ठीक है ना। तो ये याद रखना किसके बारे में? अस्थायी सदस्यों के बारे में। देखो ये स्थायी सदस्य जो होते हैं इनको एक विशेष शक्ति होती है, वीटो पावर, निषेधाधिकार, ठीक है ना। तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करें कि दुनिया का पुलिसमैन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे क्रियाशील पार्ट है ये, शांति और सुरक्षा स्थापित करना। टोटल देश 15 में स्थायी सदस्य परमानेंट 5, अस्थायी सदस्य 10। और ये अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया से 5 आते हैं, जिसमें अफ्रीका से 3 आते हैं मोस्टली, और एशिया से 2, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2, पूर्वी यूरोप से 1, पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2। सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य कौन रहा? जापान 12 बार। भारत 8 बार रह चुका, 8वीं बार अभी 2021 में बना था भारत, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे वीटो पावर की, या इसमें कोई भी प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे पारित होता था। पहले इसको नोट करें आप। तो अगला पॉइंट इसमें नोट करें, सिक्योरिटी काउंसिल में कि सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित होने के लिए, पारित या पास होने के लिए 15 में से कितने? 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य, ठीक है ना। 9 सदस्यों की। और याद रखना जितने परमानेंट 5 उनकी तो परमानेंट है ही, ठीक है ना। जिनमें ऐसे लिखना आवश्यक है, सहमति आवश्यक है, ये शब्द अच्छा रहेगा, आवश्यक है, ठीक है ना। जिनमें स्थायी 5 सदस्यों का होना अनिवार्य है, ठीक है। देखो ऐसे समझना, टोटल समझने के लिए, जैसा 15 हैं सदस्य, कोई प्रस्ताव आया तो 15 में से कितने? 9 बिल्कुल सहमत होने चाहिए किसी प्रस्ताव, कम से कम 9, 10 हो जाए, 11, 12, 15 हो जाए तो और अच्छा है, कम से कम 9 की सहमति आवश्यक। और इन 9 में ये जो 5 स्थायी देश थे, 5 परमानेंट, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये 5 शामिल होने चाहिए। अगर ये 5 में से 4 रह गए और सदस्य 11 भी बैठे हैं, टोटल 11 भी हो रहे हैं, और उनमें 5 में 5 राजी नहीं है, केवल कितने राजी हैं? 4 या 3 या 2, तो फिर वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो 5 अनिवार्य है, ये पॉइंट समझना। ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना, एक इसी में टर्म आएगी वीटो पावर। वीटो पावर जिसको निषेधाधिकार भी बोलते हैं, निषेधाधिकार
ठीक है ना। ये किसी प्रस्ताव या किसी कार्य को रोकने के शक्ति है, जो किसके पास है, केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास है, केवल 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, ठीक है ना। तो याद रखना। और सबसे ज्यादा बार रूस ने प्रयोग करा इसका शीत युद्ध के समय पर, सबसे ज्यादा बार रूस द्वारा प्रयोग, ठीक है ना। चीन भी इसका इस्तेमाल करता भारत के विरुद्ध, जैसे पाकिस्तान के किसी आतंकवादी को हम विश्व आतंकवादी घोषित कराते हैं तो चीन क्या करता है, यूएन में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता और उसको रोक देता, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, वीटो पावर यानी निषेधाधिकार, किसी कार्य को रोकने की शक्ति, ठीक है ना। ये नेगेटिव में है, नेगेटिव सेंस में है, क्या है ये, किसी काम को रोकने की शक्ति, कार्य को रोकने की शक्ति, रोकने की शक्ति, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, किसमें, सुरक्षा परिषद में। ये सबसे क्रियाशील भाग था, ठीक है। अगला जो पॉइंट याद रखना है, नंबर 2 हो गया ये सुरक्षा परिषद। नंबर 3 भाग याद रखना आपको, सामाजिक और आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद, ठीक है ना, इकोसोस ये बोलते हैं इसको, ठीक है, अंग्रेजी में। इसमें देखो सदस्य यूएन महासभा से चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं 54 सदस्य, 54 सदस्य यूएन महासभा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। सतत विकास आदि के काम में क्या है, पार्ट काम करता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना। ये 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और फिर दोबारा से 54 आएंगे, तो ये क्रम चलता रहता है, ठीक है, सामाजिक और ये। नंबर 4 याद रखना, न्यास परिषद, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है ना। ये इसने ऐसा मानते हैं, ये यूएन का ऐसा पार्ट है जिसने अपने काम को निपटा लिया, ठीक है ना, यानी ये अब सबसे कम क्रियाशील है और 1994 से 94 से बिल्कुल इनएक्टिव है, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है ना, 1994 से। क्योंकि इसका काम क्या था कि जितने भी ऐसे देश हैं जो अपने प्रशासन को अच्छे से नहीं चला सकते, अपना विकास नहीं कर सकते, तो ऐसे गरीब देश या छोटे देश बोल सकते हैं, उनके शासन चलाने की जिम्मेदारी कुछ बड़े देशों पर थी, ठीक है ना। तो अब मोस्टली सभी देश अपने शासन चलाने में क्या हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो ये सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है ना। इसका ये यूएन का पार्ट, न्यास परिषद या ये, तो ऐसे लिख सकते हैं, गरीब देश या जिनका विकास नहीं हुआ, हुआ था उनके शासन को चलाने की जिम्मेदारी, कुछ बड़े देशों को दी गई थी, बड़े शक्तिशाली देशों को, दी गई थी। अब इसको निपटा दिया है, इसका सब काम को, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे अगला पार्ट इसका सचिवालय, नोट करें पहले इसको। नंबर 5 आपको याद रखना है,
सचिवालय। नंबर 5 सचिवालय, सचिवालय। ठीक है, इसके बारे में लिखना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखता है, दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखता है। और प्रशासनिक कार्यों की भी जिम्मेदारी इसी पे ही है। प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी, ठीक है ना, इसी के पास है। ठीक है, और याद रखना जो सचिवालय का प्रमुख होगा वही यूएन का महासचिव कहलाएगा। ठीक है ना, तो लिखना सचिवालय के प्रमुख को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, और हम लिख देते हैं अब यूएन के महासचिव, ये लिस्ट बना लेते हैं। यूएन के महासचिव, ये यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना नंबर 1 एक नाम याद रखना आप, त्रिगवेली। ठीक है ना, त्रिगवेली कहां के थे ये? नॉर्वे के। ठीक है ना, और ये प्रथम महासचिव थे, यूएन के। ठीक है, दूसरा याद रखना एक त्रिगवेली, और एक नाम याद रखना आप, दूसरे थे यूथांट। अभी रुक जाओ, पहले तीसरे को देखते हैं फिर बताते हैं उसको, अभी याद नहीं आ रहा, आ जाएगा यूथांट। ठीक है ना, यूथांट ये कहां के थे? ये नंबर 3 है अभी, ये म्यांमार के हैं। कहां के? म्यांमार के हैं, और ये एशिया के प्रथम बोल सकते हो इनको। ठीक है, नंबर 4 वाल्दहीम। ठीक है ना, वाल्दहीम ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के। नंबर 5 एक थे पेरोज दी कुइयार, पेरोज दी कुइयार। ठीक है, पेरोज दी कुइयार, ये भी नॉर्वे। ठीक है, नंबर 6 बुतरास घानी। ठीक है, ये कहते मिस्र के, और नंबर 7 जो याद रखने हैं कोफी अन्नान, ये कहां के थे? घाना। ठीक है, नंबर 8 बान की बून, ये दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, और ये 2 बार, कितनी बार? 2 बार। ठीक है ना, ये 2 बार रहे थे। और नंबर 9 एंटोनियो
गुटरेस, ये कहां के हैं? पुर्तगाल, पुर्तगाल, ठीक है ना। और ये भी वर्तमान में भी है, दूसरा कार्यकाल, ये लिख लेना, वर्तमान में इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है ना। देखो ऐसे अवधारणा है कि किसी शक्तिशाली देश से नहीं बनाएंगे प्रमुख को, किसी ऐसे देश से बनाएंगे जो ज्यादा युद्ध वगैरह में या जिसकी सेना बड़ी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि एक बार प्रयास किसने करा था? एक बार भारत के जो कांग्रेस के प्रमुख नेता शशि थरूर ने भी प्रयास करा था, परंतु बन नहीं पाए थे। तो इन सभी नामों को आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 2 बार बान की बूंद बने, बुतरास घानी, ये किस देश के हैं? ये प्रथम अफ्रीकी थे, प्रथम अफ्रीकी ये थे, ठीक है। और कोफी अन्नान, याद रखना, घाना अन्नान, कोफी अन्नान, बान की बूंद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये 2 बार रहे बान की बूंद, कहां से है? दक्षिण कोरिया से, ठीक है। और इसी में देखो याद रखना है आपको, नंबर 2 थे डैग हैमरशोल्ड, और ये कहां से थे? ये स्वीडन से थे, स्वीडन, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये किसके? यूएन के प्रमुख रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब एक बात याद रखना, भारत की तरफ से किसने प्रयास करा था? पूछ लिया जाए तो कभी शशि थरूर ने। भारत की तरफ से नोट करके लिख लेना, भारत की तरफ से कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने प्रयास किया था, है ना, प्रयास किया था, किंतु बन नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, और इनका नाम याद रखना, ठीक है ना। पेरोज दी कुयार और नॉर्वे, ये सभी पॉइंट आप याद रख लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनका नाम था जेवियर पेरोज दी कुयार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसमें एक चेंज और करना, ये पेरू देश से थे, ठीक है ना, पेरू, ठीक है। तो नोट करें इनको, फिर आगे पढ़ाएंगे। फिर अब देखो अंतिम जो इसका भाग है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो नेक्स्ट नोट करना, ICJ, अंतरराष्ट्रीय, नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय, या इंग्लिश में ICJ, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो इसके बारे में जानना, एकमात्र है जिसका मुख्यालय कहां पर है? पैलेस, शांति पैलेस, नीदरलैंड हैग। तो लिखना मुख्यालय, इसके बारे में पहला पॉइंट, मुख्यालय कहां पर है? शांति पैलेस, बिल्डिंग का नाम है ये, और कहां पर? दी हैग, नीदरलैंड। दी हैग ही ज्यादातर आता है ऑप्शन में, ठीक है। और कुल न्यायाधीश कितने? कुल न्यायाधीश इसमें है 15, कितने? 15। और कोरम या गणपूर्ति, किसी पर डिसीजन देना है, इन 15 में से एक क्या रहेगा? अध्यक्ष, ठीक है ना, मैन रहेगा। तो कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है कि 9। इनका कार्यकाल भी कितना होता? कार्यकाल भी 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, ठीक है ना, 9 वर्ष बाद। तो इसी में देखो कुछ पॉइंट याद रखना कि भारत की तरफ से कौन कौन रहे। तो भारत की तरफ से न्यायाधीश
तरफ से। ये नाम याद रखने, जिनमें पहला नाम याद रखना BN राव, BN राव, ठीक है ना। यूएन के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कार्य करने वाले पहले न्यायाधीश। दूसरा नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, देखो नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी रहे थे, अध्यक्ष भी रहे, मैन जज भी रहे थे इनमें, ठीक है। और RN पाठक, RN पाठक, रघुनंदन पाठक, ठीक है। और नंबर 4 दलवीर भंडारी, ये पूर्व न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, और इनका वर्तमान में भी दूसरा कार्यकाल चल रहा 2 बार, ठीक है ना। अभी भी है, अभी भी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय एक तो वहां नहीं है, न्यूयॉर्क में दी हैग में है, ठीक है ना। और कुल न्यायाधीश 15 बैठते हैं इसमें, जिनमें एक अध्यक्ष होता है, इन्हीं में से कोरम या गणपूर्ति 9 होती है, कार्यकाल भी इनका 9 वर्ष होता है। भारत की तरफ से जो जिन लोगों ने यहां पर काम करा तो वो चारों न्यायाधीश आपके ये लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये यूएन के, देखो यूएन का आईसीजे का कोई भी निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। जैसे 2017 में दक्षिण चीन सागर के संबंध में इसने फैसला सुनाया था, परंतु चीन ने माना नहीं था, ठीक है ना। तो इतना क्या है, अब इतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और यूएन। तो इसमें क्या चल रही है, सुधार की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, फिर देखो अन्य फैक्ट जो याद करने हैं आपको यूएन के बारे में, ठीक है ना। अन्य फैक्ट जिनको हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन आए कि यूएन महासभा में शुद्ध हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति, तो अटल बिहारी वाजपेयी। यूएन में शुद्ध हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय। तो आप आंसर क्या दोगे, अटल बिहारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी, ठीक है ना। यूएन दूसरे अगर पूछे जाए तो सुषमा स्वराज, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 याद रखना। यूएन में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म पूछी जाए तो लगे रहो मुन्ना भाई। यूएन में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, ये संजय दत्त की मूवी थी, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। अब देखो, अब हम जानेंगे जो यूएन में सुधार की बात चली है, विस्तार की। तो 2 ग्रुप हैं जिनके बारे में हमको जानना है, क्योंकि भारत भी स्थायी सदस्य की मांग कर रहा है लगातार। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर उन पर चर्चा करेंगे। तो नोट करना, G4 ग्रुप 4 सॉरी। तो ये कौन है, ये वो देश है इसमें जो यूएन की स्थायी सदस्यता चाहते हैं। तो लिखना सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करने वाले देशों का समूह, ठीक है ना। तो इसमें भारत भी है। तो इसमें कौन कौन से देश है, 4। एक नाम याद रखना भारत, नंबर 2 याद रखना ब्राजील, क्योंकि देखो भारत दुनिया का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश होने वाला है, ठीक है ना। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सेनाओं में भी भारत का अच्छा स्थान है, टेक्नोलॉजी विज्ञान सब में तरक्की कर रहा है, परंतु यूएन का परमानेंट सदस्य है नहीं। तो भारत की मांग जायज है। तो भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, तो ये 4 सदस्य क्या करते हैं, मांग करते हैं यूएन में स्थायी सीट की। तो इनको बोलते हैं G4। और इनके जो विपरीत एंटी काम करता है
जो यूएन में विस्तार का, सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोधी है, वो संगठन है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब पूछा जाए, कॉफी क्लब में कौन से देश शामिल हैं जो क्या करते हैं, सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध, परिषद के विस्तार का विरोध, स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए कोई भी, ठीक है ना। अब देखो विरोध कौन होता है, पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों को दिक्कत है तो भारत है, तो इसमें भारत का विरोध करता है पाकिस्तान के हमें भी दो, ठीक है ना। ऐसे ब्राजील है तो इसका पड़ोसी अर्जेंटीना कहता, अर्जेंटीना इस ग्रुप में है, ठीक है, कि हमें भी शामिल करो। और जर्मनी है तो इटली परेशान है, उसका पड़ोसी कि जर्मनी को मिलेगी तो इटली को भी मिलनी चाहिए। और जापान है तो दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। तो पड़ोसियों को दिक्कत है इसमें, यही नहीं होने देते, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया। इसमें और भी देश है, हालांकि इसमें मिस्र भी है एक देश, इसमें मैक्सिको भी है, ठीक है ना, आदि। इसमें कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं इसमें? कुल 13 देश जो विरोध करते हैं, ठीक है ना। कुल 13 देश शामिल है कॉफी क्लब में। तो पूछ लिया जाता है कॉफी क्लब, ये टर्मिनोलॉजी है, कॉफी क्लब में कौन से देश आते हैं जो यूएन में स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं, ठीक है ना, वो कॉफी क्लब में है। जिसमें पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इटली, दक्षिण कोरिया, मिस्र, मैक्सिको, इनको मैप में देखा होगा तो इनके पड़ोसी ही है, ठीक है ना। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान आ रहा, जर्मनी का इटली, ब्राजील का अर्जेंटीना, ठीक है ना। तो इन सभी को आप अच्छे से क्या करना, याद करना, रिमेंबर करना यूएन के बारे में। तो यूएन से क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।